नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस देश के हिंदुओं के लिए इससे दुखदाई बात क्या हो सकती है कि उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। और यह सिलसिला कोई आज का नहीं है। यह पहले 1947 में हुआ, फिर 1989 में कश्मीर में हुआ, और अब 2025 में पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आपको पता होगा कि मुर्शिदाबाद में मजहबी भीड़ ने हिंसा का नंगा नाच किया था, जिसके बाद 500 से 1000 हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर मालदा के एक सरकारी स्कूल में शरण लेना पड़ी। हिंसा के 8 दिन बाद तक इन हिंदुओं के अंदर इतनी दहशत है कि ये अब तक अपने घर वापस जाने से घबरा रहे हैं। सोचिए क्या गुजरी होगी इन पुरुषों पर, इन महिलाओं पर, इन बच्चों पर और बुजुर्गों पर। और आखिर इनका डर गलत भी नहीं है। सोचिए जब इनके इलाके की पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया हो, तो ये वापस जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं। शायद इन हिंदुओं का गुनाह यही है कि ये ममता बनर्जी के बंगाल के रहने वाले हैं, इसलिए इनकी कोई सुध नहीं लेता। और आज जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे, तो इसे लेकर भी ममता बनर्जी को आपत्ति है। इसलिए आज पूरा सच में हम आवाज उठाएंगे बंगाल के हिंदुओं की, और पूछेंगे सवाल कि आखिर बंगाल में हिंदू होना क्या गुनाह है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वक्फ कानून के अमल में आने के बाद से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े स्तर पर हिंसा देखने को मिली है। हिंसा की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। जान बचाने के लिए कुछ लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है, और मालदा के राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। लगातार हो रही हिंसा के बीच अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मालदा पहुंचे। उन्होंने मालदा में राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। आपको बता दें कि अब तक ममता सरकार का कोई भी मंत्री और खुद ममता बनर्जी ने इनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई, और राज्यपाल पहले बड़े व्यक्ति हैं जो इन पीड़ित हिंदुओं से मिलने के लिए शरणार्थी शिविरों में पहुंचे हैं। और हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि राज्यपाल मुर्शिदाबाद का दौरा करें या वो मालदा जाएं, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने हिंसा पीड़ित हिंदुओं से मिलने और उनका हालचाल और हिंसा की वजह जानने का अपना इरादा नहीं टाला। राज्यपाल सियालदह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे, और मालदा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद वो कल मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे, जहां हाल ही में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और मालदा पहुंचने से ठीक पहले राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा अपना भयानक रूप दिखा रही है, और हमें हिंसा के रास्ते को खत्म करना होगा, और इस हिंसा के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। आप भी सुनिए मालदा पहुंचने से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या कहा। You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद करीब 500 परिवार अपना घर छोड़कर मालदा के राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि लगभग 1000 परिवार घर छोड़कर गए थे, जिनमें से कई लोगों ने पड़ोसी राज्य झारखंड में भी शरण ली है। आपको बता दें कि दंगा पीड़ित हिंदुओं ने नदी पार करके मालदा का रुख किया है। शरणार्थी फिलहाल मालदा के परलालपुर हाई स्कूल में अस्थायी राहत शिविर में रह रहे हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, लेकिन यहां भी हालात बेहतर नहीं हैं। राहत शिविर को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है, और किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नतीजतन राहत कैंप में रह रहे लोग भोजन और दवाइयों की कमी से परेशान हैं। पीने का पानी तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है उन्हें, और पीड़ितों की हालत
एक तरह से जेल में बंद कैदियों जैसी हो गई है। इनके हालात देखकर 1989 के कश्मीर पंडितों के कैंप याद आ रहे हैं, जिन्हें इस्लामी कट्टरपंथियों ने 1989 में कश्मीर से बेदखल कर दिया था। हैरानी की बात है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं का यह हाल है कि उन्हें मजहबी भीड़ से बचने के लिए अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है। राहत कैंपों में बंद ये हिंदू परिवार आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं हैं। इन शरणार्थियों ने बताया कि हिंसक भीड़ ने उनके घरों और दुकानों में आग लगा दी, सामान और राशन लूट लिया और पानी की टंकियों में जहर मिला दिया। दंगाइयों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं इन हिंदू शरणार्थियों का क्या कहना है। इस समय हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लालपुर में रुस्तुम एक इलाका है, रुस्तुम मोड़, जहां पर आपको पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जब हम लोग पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी आवाज़ राज्य सरकार ने लगभग अनसुनी कर दी है। हम बात करते हैं जिस दिन हिंसा हुई थी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके इलाके में किस तरीके से उपद्रवी आए, क्या स्थितियाँ बनी? सर पहले तो यहाँ पे एक साथ में कम से कम 600-700 लोग आया था इधर से, इस साइड से। फिर उसके बाद इधर से नहीं घुस पाया। थोड़ा मेरा दीदी का दुकान जो है वो, ये दीदी का मेरा ताऊ जी का जो दुकान है सब पूरा लूट कर लिया, माल उल लेके भाग गया। फिर उधर से आके उस साइड से फिर घुसा 600-700 लोग और सब बाहर से आया सर, इधर का नहीं है। इधर का थोड़ा है, थोड़ा बहुत, और बाकी उधर का है। मंदिर भी तोड़ दिया। उसका दुकान एक बिक्री करते, दूसरा दुकान दूसरा लूट लिया। बोल रहा है कि जितना दिन बीएसएफ है आपको उतने दिन सुरक्षित है, आप तब के बाद में आप क्या करेगा? आपको तो हम नंगा करके हम बगी में छोड़ देंगे, तब बांग्लादेश बैठा देंगे। अगला बोलता है बांग्लादेश बनाने का धमकी देता है। यहाँ पे ये लोग का टारगेट है कि जितना हिंदू है मुर्शिदाबाद का अंदर सबको निकाल के इसको बांग्लादेश बनाएंगे। आप समझ सकते हैं लोगों को डर है और जिस तरीके की धमकी दी जा रही है वाकई चिंताजनक है। और भारत में अगर इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो जनता कितनी परेशान है। और पश्चिम बंगाल सरकार लगातार केवल इस पूरे मामले पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मुर्शिदाबाद। तो इसी हालात को देखते हुए एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मालदा के राहत शिविरों में आज उन हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी कैंपों में शरण ली। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कदम उठाया है और मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिया है कि इस मामले में 3 हफ्ते में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। और इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आज मालदा पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर ने मालदा जिले के एक राहत शिविर में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहटकर ने कहा कि उन्हें महिलाओं का दर्द उन्होंने सुना है और महिलाओं को घर बार छोड़ना पड़ा है और कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी हुआ है। ना एक ही बात कहूंगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। तो इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगाइयों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज डेट हिंसा के बारे में विस्तृत तौर पर बताया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10 हजार की संख्या की भीड़ जुटी और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारियों से उनकी लोडेड पिस्टल यानी जिसमें गोलियां भरी हुई थी वो पिस्टल्स छीन ली गई और 11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे और जमकर हंगामा किया, दंगा किया, आगजनी की। और 12 अप्रैल को दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया। और खास बात यह है कि बंगाल पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ लिखा है कि दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं के घरों को टारगेट करना चाहती थी। और उल्टा क्या हो रहा है, जो जिस पुलिस की को चलाती है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। और उनकी पुलिस जो हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपती है उसके अंदर वो बताती है कि दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं को टारगेट करना चाहती थी। तो मुर्शिदाबाद के वार्ड 16 में डीडी न्यूज की टीम हिंसा पीड़ितों के घरों में गई, जहां दंगाइयों ने उनके घरों में आग लगा दी थी और सब कुछ जलकर खाक हो गया था। एक बुजुर्ग ने आप बीती सुनाई है, उसके घर को जला दिया गया और परिवार के लोगों को झारखंड भागने पर मजबूर होना पड़ा है। देखिए हमारे संवाददाता निशांत राय की ये रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद के वार्ड 16 में हम इस समय मौजूद हैं, जो कि दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और दंगों में किस तरीके से यहाँ हालात बद से बदतर हुए थे और एक समुदाय विशेष को कैसे टारगेट किया गया था, ये घर उसकी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप इस घर को देखिए और आप समझ सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितनी मुश्किल से जीवन यापन करते होंगे और उन मुश्किलों के बाद आज उनके घर की ये हालात है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके यहाँ पर कितने लोग रहते थे और आप कितने लोग हैं? 10,000 गांव में 200 घर का बस्ती है। 7 गांव का लोग आके हमारा घर जलाओ देश। आपके परिवार में कितने लोग थे उस समय और अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? और हमारा परिवार में 5 लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए? झारखंड भाग गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं सीढ़ियों के क्या हालत है। और ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जली हुई हैं। और सीढ़ियों के अलावा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई। ऊपर चूंकि इनकी बकरी बंधी हुई थी और हम ऊपर जाते हैं, बकरी को भी जला दिया गया, मतलब मवेशियों तक को नहीं छोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड इनका है और आधार कार्ड की क्या हालत हो गई। इसके अलावा ये वोटर आईडी कार्ड है। आप समझ सकते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आपको मतदान का अधिकार होता है और सरकार चुनने का अधिकार होता है, लेकिन जब सरकार आपके लिए ना खड़ी हो तो इसका क्या फ़ायदा। 5 लाख जो रुपए थे इनके, वो एक बार दिखाएं आप कि देखिए नोटों की क्या हालत हो गई है पूरी तरीके से। आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उनकी हकीकत ये है कि आपने एक बिल के आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया और आज वो समुदाय ये पूछ रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, मुर्शिदाबाद। तो देखा आप मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों का दर्द कितना गहरा है, लेकिन इस हिंदू विरोधी हिंसा पर जमकर राजनीति हो रही है। वैसे हिंसा रोकने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की होती है, ममता बनर्जी की सरकार की थी, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। दरअसल जब से वक्फ कानून का मामला सामने आया है तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने के बजाय आग में घी डालने का काम किया है। इस पूरी हिंदू विरोधी हिंसा में ममता बनर्जी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से कुछ पॉइंट्स में वक्फ विवाद में ममता बनर्जी के रोल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वक्फ कानून पर जब जेपीसी बनाई गई थी, यानी कि जब संसदीय समिति बनाई गई थी, तब से ही ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वो बिल का जो भविष्य में आने वाला था उस समय, उसका विरोध करने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे थी और ये काम उन्होंने पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही शुरू कर दिया था। इसके बाद जेपीसी में भी टीएमसी के जो सांसद थे, ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, कल्याण बनर्जी के आचरण जो था वो सवालों के घेरे में था। जेपीसी की बैठक में कल्याण बनर्जी पर बदतमीजी करने के आरोप हैं। आपको याद होगा किस तरह से कांच की बोतल फेंककर उन्होंने मार दी थी और कई बार जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि वो किस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट में आपा खोते थे और जानबूझकर जो जेपीसी की जो कार्रवाई थी उसको वो स्लो डाउन करना चाहते थे। ऐसे आरोप है उन पर। अब बात फिर से ममता बनर्जी की। आपको याद होगा कि वक्फ बिल पास होने से ठीक पहले ईद थी और इसी ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया था। उन्होंने भड़काने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। ईद पर नमाजियों को संबोधित करते हुए
ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो चाहें वो कर सकते हैं। जब वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया तो ममता ने यह दावा कर दिया कि वो बंगाल में नया वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, जबकि भारत के संविधान के मुताबिक ऐसा करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अपने पार्टी, अपने मंत्रियों को भी भड़काऊ भाषण देने की खुली छूट दी। उनके मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भड़काऊ बयान दिया था और यह कहा था कि मुसलमान चाहें तो कोलकाता और बाकी बंगाल के शहरों को ठप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर स्थिति को सामान्य बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल के एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर ही तो जा रहे हैं हिंदू, इसमें कौन सी हालत बिगड़ गई। जाहिर है इससे मुर्शिदाबाद के दंगाइयों के जो हौसले थे वो बुलंद हुए। और हैरत की बात है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाने के बाद भी ममता बनर्जी नहीं रुकी और उन्होंने अभी 2 दिन पहले मौलानाओं के एक सम्मेलन में दंगा करने वालों को उस तरह से कड़ी नसीहत नहीं दी जैसी कि दी जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को दिल्ली में जाकर प्रदर्शन के लिए उकसाया। आइए सुनते हैं उनका यह बयान। There is a crisis, be cool and peaceful। আর আপনাদের বলবো বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। আপনারা সংগঠন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, দরকার হলে ট্রেনে যান, দরকার হলে প্লেনে যান, দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, করে আপনাদের প্রতিবাদ জানান। तो आइए ममता के बाद बात करते हैं उनके 2 मंत्रियों की, जिन्होंने अपने बयानों से बंगाल में आग सुलगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पहले नंबर पर है ममता सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी। इनका विवादों से बहुत पुराना नाता है। इन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। चौधरी ने आगे कहा कि अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में हजारों लोगों को तैनात हम कर देंगे। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने जो कहा था ठीक वही मुर्शिदाबाद में वैसा के वैसा दोहराया गया। इसी तरह ममता के एक और मंत्री हैं फिरहाद हकीम। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा को एक सामान्य घटना बताने की कोशिश की थी। दोनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। आइए अब बंगाल के बाद रुख करते हैं झारखंड का। यहां भी एक भड़काने वाले मंत्री पाए जाते हैं और इनका नाम है हफीजुल हसन अंसारी। और इनके पास अल्पसंख्यक कल्याण, पंजीकरण, शहरी विकास, पर्यटन और खेल और युवा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। इतने हाई प्रोफाइल मंत्री होने के बाद भी पिछले दिनों ये गैर जिम्मेदारी से भरे बयान दे रहे हैं। पहले बयान में इन्होंने शरिया को संविधान से ऊपर बताया था और दूसरे बयान में कहा था कि मुसलमानों को डिस्टर्ब किया गया तो वो सड़क पर आएगा और मारकाट होगी। आप भी सुनिए उनके ये दोनों बयान। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक और महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक विपक्ष के नेता नए वक्फ कानून पर भड़काने वाले बयान क्यों दे रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर उनके मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी और फिरहाद हकीम, चाहे बात झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी की हो
या फिर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद या फिर राशिद अल्वी की हो। इस तरह के भड़काऊ बयानों की एक ही वजह है और वो वजह है सियासत। अब ध्यान से समझिए, नए वक्फ कानून के आने के बाद अगर बंगाल के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए, खासकर मुर्शिदाबाद को छोड़ दिया जाए, तो कहीं भी हिंसक प्रदर्शन भारत में नहीं हुए और ना ही देश का माहौल खराब हुआ। हाँ, यह बात सही है कि वक्फ कानून के विरोध में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए, लेकिन बंगाल को छोड़कर कहीं हिंसा देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि मुस्लिम वोट के ठेकेदार इससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि पिछले 75 साल में इनकी राजनीति ही मुसलमानों के मन में डर बैठाकर चलती है, जबकि इस बार हो गया उल्टा। अब कई मुसलमानों को समझ आ रहा है कि पुराने वक्फ कानून के जरिए कैसे उनका हक मारा गया और नया वक्फ कानून उनके समाज में एक बहुत बड़ा सुधार ला सकता है। इसी बात से घबराकर मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार लगातार तरह तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं, जिससे कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां इस हिंसा के माध्यम से सेक पाएं। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अपने गिरेबान में कब झांकेगा बांग्लादेश। आपके जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्यनिष्ठा, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और नए वक्फ कानून पर देश में चल रही राजनीति के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर बांग्लादेश भी ज्ञान देने चला आया, तो भारत ने उसे जमकर फटकार लगाई और पहले खुद का घर देखने की सलाह दे डाली। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर भारत और पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया था। बांग्लादेश सरकार की तरफ से की गई टिप्पणियों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पश्चिम बंगाल की घटना पर बांग्लादेश की तरफ से आई टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे भ्रामक प्रचार बताया है। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार को लेकर चिंता जताता रहा है और अब जानबूझकर इस तरह की टिप्पणियां करके बांग्लादेश ने गलत और भ्रामक तुलना करने का प्रयास किया है। भारत ने सुझाव दिया है कि बांग्लादेश को गैर जरूरी बयान देने और बनावटी नैतिकता दिखाने की बजाय अपने अल्पसंख्यकों यानी वहां के हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत तगड़ा जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को दिया है। और आपको बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने के पर मजबूर होना पड़ा था और इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी वजह से भारत ने बांग्लादेश को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ज्ञान दे रही है, उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का पूरा सच बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के उस रिपोर्ट की जो उन्होंने मार्च महीने में जारी की थी। इसके मुताबिक बांग्लादेश में इस साल के पहले 2 महीने में अल्पसंख्यकों पर हमले और उन्हें प्रताड़ित करने की
92 घटनाएं हो चुकी हैं। इन 92 घटनाओं में से 11 घटनाएं हत्याओं की, 3 घटनाएं दुष्कर्म की यानी बलात्कार की हैं। मंदिरों पर हमले की 25 घटनाएं हुई हैं। एक मामले में धार्मिक आधार पर बेइज्जत किया गया और 6 मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों पर हमले किए गए और 38 मामले हिंदुओं की संपत्तियों की लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ के हैं। 2 मामलों में धार्मिक भेदभाव करते हुए हिंदू समुदाय के लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब बांग्लादेश में हर तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी मशीनरी से हिंदुओं को सुरक्षा और न्याय नहीं मिल पा रहा है बांग्लादेश में। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें जान माल प्रतिष्ठा को उनकी जो है उसे नुकसान पहुंचाने की 2184 घटनाएं हुई हैं। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन हमलों को लगातार नकारते रहे और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसे प्रोपेगेंडा कहते रहे। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की आलोचना की, तब भी मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को कमतर आंकते हुए इसे देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की इसी साल 12 फरवरी को सामने आई रिपोर्ट ने यूनुस के दावों की पोल खोलकर रख दी। इसमें कहा गया कि शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने से पहले ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हो गई। तो आइए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे चलते हैं मालदा। Communicate with any other from the outside people or the outside arena. When I talked to them, what they repeated was they want to go back at the earliest to their homes. Some deficiencies which they pointed out here, which are video then and there assured them that will be rectified. They will be given food, clothing, shelter, whatever is required. And more than that, the international organization Red Cross, the governor is the president of that. They have sent a team with whatever is support is to be given to the people. And some have been distributed here. So we will certainly see that all agencies are coordinated to see that, they go back to their places with protection as early as possible. Sir, do you think the state government has failed to perform their duty as far as in order to control the situation? See, I am not for blame or a blame game. Now what is required is establish normalcy with the cooperation of all concerned. Sir, all guilty family members want to sir permanent settled force. So on this post, sir, on these villages, that's violence. Violence there place, taking place, sir. What your opinion about this? Is the request which they made, particularly the women. Certainly, the request will be considered and taken up with the appropriate authorities for a decision. Sir, local union said they have no trust on local police. Yeah. Any other question? Thank you. ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। तो ये थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो मालदा में हिंदू शरणार्थी शिविर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो फिलहाल पूरा सच में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पैसे